गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल और क्षारक। तो कल हमने अगले क्लास में पीएच पढ़ा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन जो है उसका पीएच मान 7 होता है। आइए अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल और क्षारक में अंतर। तो एक तरफ लिख देते हैं अम्ल और एक तरफ क्षारक। अम्ल और क्षारक। पहला है अम्ल के तरफ में सबसे पहला कि इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है और इसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। इसका स्वाद कड़वा होता है। यानी अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा है कि अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। लाल बना देता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है और क्षारक यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला बना देता है। तो पहला अंतर है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, दूसरा है इसका स्वाद कड़वा होता है। इसके बाद अम्ल में दूसरा अंतर है कि नीले लिटमस पत्र को यह बनाता है लाल और क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र से वह नीला बनाता है। तीसरा देखते हैं अंतर, सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। सभी अम्लों में H+ आयन पाया जाता है। H+ आयन पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? H+ यानी हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। और सभी क्षारकों में OH- आयन पाया जाता है। यानी सभी क्षारक में OH- आयन पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है। क्षारक में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। चौथा अंतर देखते हैं, इसका पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान जो है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यानी क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पांचवा अंतर देखते हैं, अम्ल का मुख्य गुण है कि यह अम्ल जो है क्षारक को क्या करता है? उदासीन करता है। अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। अम्ल किसको उदासीन करता है? क्षारक को उदासीन करता है। और क्षारक अम्ल को उदासीन करता है। अम्ल को
उदासीन करता है। तो ये 5 अंतर हमने देखा। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा, कई बार यह सवाल पूछा भी गया है और यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या बनाता है, लाल बनाता है, और क्षारक जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। तीसरा अंतर है कि सभी अम्लों में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आयन। सभी क्षारक में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। चौथा अंतर है कि अम्ल का जो पीएच मान है वह 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पांचवा अंतर है कि अम्ल क्षारक को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अम्ल किसको उदासीन करता है, क्षारक को, और क्षारक किसको उदासीन करता है, अम्ल को। तो ये हमने जो है 5 अंतर देखे हैं और ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। अगला अंतर हम देखते हैं। एक और अंतर है कि इसको आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा करके फिर से थी करते हैं। एक और अंतर आता है क्षार और क्षारक। क्षार और क्षारक, क्षार और क्षारक। तो क्षार क्या है और क्षारक क्या है। तो क्षारक हमने जाना कि जिसका स्वाद कड़वा होता है या जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है उसको क्षारक कहते हैं। तो क्षार भी एक प्रकार का क्षारक है। पहला अंतर, यानी वैसे क्षारक जो जल में घुल जाते उसको बोलते हैं क्षार। जल में घुलने वाले क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलने वाले क्षारक को, जल में घुलने वाले क्षारक को क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। और क्षारक किसको कहते हैं, यानी सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकते। सभी क्षारक, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं, जल में नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते हैं। तो जल में घुलने वाले क्षारक को ही क्षार कहते हैं। और सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकता है, जो जल में घुल सकता है उसी को बोलते हैं क्षार। यानी वैसा क्षारक जो जल में घुल जाएगा उसी क्षारक को कहेंगे क्षार। तो जल में घुलने वाले क्षारक को क्षार कहते हैं। और क्षारक किसको कहते हैं, यानी सभी क्षारक जो है वह जल में नहीं घुल सकते। दूसरा अंतर है कि सभी क्षार क्षारक है, यानी जितने भी क्षार हैं वह क्षारक ही, क्षारक से ही बनता है क्षार। सभी क्षारक यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो ये सवाल भी, ये भी अंतर जो है एग्जाम में पूछा गया है। ये 2 नंबर का लघु उत्तरीय सवाल में आता है। चलिए, तो ये तो हम लोग अंतर भी देख लिए। पीएच भी मान हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे।
आगे अब यहाँ से है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आगे हम पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जैसे कि पीएच का जो महत्व है वह हमारे पाचन तंत्र में किस प्रकार से काम करता है, वह हमारे मुंह में किस प्रकार से काम करता है, या फिर वह किसी पौधे पर जो है पीएच का क्या प्रभाव पड़ेगा, पीएच मान बढ़ने से या पीएच मान घटने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम अभी जानेंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पीएच का महत्व यानी दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। नंबर ए में कि जंतु एवं पौधे पर पीएच का प्रभाव, यानी पीएच का जो प्रभाव है वह जंतुओं के ऊपर किस प्रकार से होता है और पौधे के ऊपर किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जंतु मतलब जीव। जैसे कि हम मनुष्य को लेते हैं तो मनुष्य के शरीर का जो पीएच मान है, यानी मानव शरीर का पीएच मान, मानव शरीर का पीएच मान जो होता है वह 7 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। अगर हमारे शरीर का जो पीएच मान है वह 7 से अगर घट भी जाएगा या 7.8 से यदि हमारे शरीर का पीएच मान यदि बढ़ जाता है तो दोनों स्थिति में बुखार आने की संभावना होती है। पीएच मान घटने से भी और पीएच मान बढ़ने से भी हमें बुखार आने की संभावना होती है। तो ये हमने जाना जंतुओं के शरीर के ऊपर। लेकिन यदि पादप के शरीर के ऊपर, यह जो है पौधे के शरीर के ऊपर पीएच किस प्रकार से असर है, तो आप जानते होंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा कहते किसको है? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा जल का पीएच मान, वर्षा जल का पीएच मान जो है वह 5.6 से कम हो जाए, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा जल का जो है, बारिश होने वाले पानी जो है उसका पीएच मान 5.6 से अगर घट जाए तो उस वर्षा को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। जब बारिश होगी तो वह भूमि के ऊपर वह पानी पड़ेगा, तो मिट्टी के ऊपर जब वह पानी आएगा अम्लीय वर्षा, तो उस पानी के कारण मिट्टी भी अम्लीय होगा, मिट्टी में भी अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। या यदि वह पानी खेतों के होते हुए किसी नदी में जाता है तो वहाँ जो है जल में रहने वाले जो जंतु हैं उन्हें भी तकलीफ होगा, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनका उस जल का जो है, नदी के जल का पीएच मान घट जाएगा। जब घट जाएगा तो उस जल में रहने वाले जो जंतु हैं उसके शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हमने ये जाना कि जंतु और पौधे के ऊपर पीएच का क्या असर पड़ता है। दूसरा है कि मिट्टी पर पीएच का प्रभाव।
मिट्टी पर पीएच का प्रभाव, यानी मिट्टी जो है किस प्रकार से पीएच मान उसमें घटने और बढ़ने से उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी का जो पीएच मान होता है, उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान होता है 7 से लेकर के 7.6। जो उपजाऊ मिट्टी है उसका पीएच मान होता है 7 से लेकर के 7.6 होता है। अब इस मिट्टी का जो है पीएच मान यहाँ से 7 से अगर घट भी जाए या 7.6 से अगर बढ़ जाए तो दोनों स्थिति में उसमें जो होने वाले जो फसल है उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। फसल की उपज अच्छी नहीं होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छा नहीं होगा। तो अगर मिट्टी जो है अम्लीय हो जाए, जब मिट्टी का पीएच मान घट जाता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगा। जब यानी मिट्टी अम्लीय मिट्टी, तो अम्लीय जो मिट्टी हो जाएगा तब जो है उसको क्या करना है, उसका पीएच मान को बैलेंस करने के लिए, उसके उपजाऊ क्षमता को फिर से बरकरार लाने के लिए जो है उस मिट्टी में यानी अम्लीय मिट्टी में बुझा हुआ चूना या कोमा दे करके बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या फिर चौक, ये सब का हम उस मिट्टी में जब इस्तेमाल करेंगे तो वह मिट्टी का जो पीएच मान है फिर से बैलेंस हो जाएगा और उस मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता थी वह फिर से बरकरार हो जाएगी। या यदि मिट्टी जो है क्षारीय हो जाए, क्षारीय मिट्टी यानी मिट्टी जब जो है क्षारीय हो जाए तब क्या होगा, यानी मिट्टी जब क्षारीय हो जाएगा तब उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उस मिट्टी में जिप्सम डाला जाता है, उस मिट्टी में जिप्सम दिया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O और बुझा हुआ चूना का होता है CaOH होल ट्वाइस। बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका सूत्र होता है CaO। बिना बुझा हुआ चूना को ही कली चूना कहा जाता है। हाँ, तो यदि मिट्टी क्षारीय हो जाए तब उसमें हम जिप्सम मिलाएंगे, या उस खेत में जब बारिश होती है, बारिश के पहले उस खेत में ढेंचा लगाया जाता है। ढेंचा आप लोग जानते होंगे, ढेंचा यह एक खाद भी हो जाता है। उस खेत में जो है लगाने के बाद जो है जब उसमें धान की रोपाई होगी, धान की रोपाई के 10 दिन पहले उसको जो है उस खेत में पानी लगा करके उस ढेंचे को उसमें मिट्टी में जो है जोत दिया जाता है और कुछ दिन के बाद वह सड़ गल करके एक खाद बन जाएगा और मिट्टी का जो क्षारीय जो हो गया था वह फिर से वह मिट्टी का पीएच मान इसके बीच में आकर के 7 या से 7.6 के बीच में आकर के बैलेंस हो जाता है। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद आगे आपको दांत के ऊपर, अगर हमारे मुंह है तो मुंह के यदि पीएच मान यानी दांत के ऊपर पीएच का प्रभाव, यानी दांत के ऊपर पीएच का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी
दांत का ऊपर जो है पीएच का जो प्रभाव है, यदि हमारे मुंह है तो मुंह का पीएच मान घटने या बढ़ने से हमारे जो मुंह में जो दांत है इसका खराब होने लगता है, क्षरण होने लगता है। तो मुंह का जो पीएच मान है, मुंह का पीएच मान 5